बाकी भी बड़े सब अच्छे लोग होते हैं जिन मैं गैदरिंग्स में जाता हूँ, पर इसमें क्या खासियत क्या है, क्यों ये अलग तरह का तेज है आप सबके चेहरे पे? मेडिटेशन के बारे में सबने बताया। मुझे लगता है कि इस पूरे ऑडिटोरियम में मैं सबसे कम जानता हूँ मेडिटेशन के बारे में। आप सब करते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी थोड़ा सा और जान पाऊँ। हम लोग हर इंसान अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में लगा हुआ है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक मोगा छोटा सा शहर। मैंने नागपुर से इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर लगा कि लोगों ने कहा कि एक्टर बन सकता है, चले जा, तो दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई आया। जानता किसी को नहीं था यहाँ पर, लेकिन एक विश्वास था, माँ बाप की दुआएं थी, और लगा कि यहाँ पर शायद मेहनत करेंगे, माँ बाप की दुआएं साथ में हैं तो शायद सपने पूरे होंगे। तो उस विश्वास के साथ जब मैं मुंबई आया तो पता चला कि इस भागदौड़ की दुनिया के अंदर मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जो अपने सपनों के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन शायद पता नहीं कि लक्ष्य क्या है। पहली फिल्म तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ा किया, चाइनीज फिल्म किया, मराठी फिल्म की, बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया, जैकी चैन के साथ काम किया, उनको लेकर आए। बड़े सारे अवार्ड्स मिले। प्रसाद भाई ने बड़े अवार्ड्स का जिक्र किया। वो कहीं ना कहीं अपनी शेल्फ में पड़े रहते हैं, आपको दिखते हैं तो आप कई बार गौर भी नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड तब होता है जब आप किसी आम जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी जिंदगी में योगदान करते हैं। मैं जब ये वीडियो देख रहा था, जब प्ले हुआ था, मैं बहुत सारे लोगों से कभी मिला भी नहीं, और पता नहीं कभी मिल पाऊंगा भी नहीं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं इनके घर में कहीं ना कहीं बसा हूँ। कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे। मुझे याद है कि एक यूपी प्रतापगढ़ का एक बंदा था, उसका नाम राजेश अरोड़ा था, और उसकी जो वाइफ थी प्रेगनेंट थी लॉकडाउन के दौरान। जब मैं उन्हें भेजा तो उन्होंने बोला कि जब हमारा बेटा होगा उसका नाम सोनू सूद रखेंगे। मैंने बोला भैया अरोड़ा है, सोनू कैसे बन जाओगे? तो कहते नहीं सर, उसका नाम जो भी होगा उसका नाम सोनू सूद अरोड़ा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे मुझे मिले भी। तो मुझे जब मैं सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ की वो लाइन्स याद आती है। मेरे माँ बाप अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, के ऊपर से गाइड कर रहे हैं आज मुझे, लेकिन उनकी वो बातें मुझे याद आती है। मेरी माँ हमेशा कहा करती कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा। हमें खुद पता नहीं चलता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे याद है लॉकडाउन में हम सब ने खाना खिलाया। मैं भी ऐसे कुछ 50 सॉकेट्स लेकर गया था बांटने के लिए, और लोगों को जब मैंने उनको बांटा तो एक थाना में एक कालवा चौक करके जगह है मुंबई में, वहाँ मैं एक फ्रूट्स का ट्रक खड़ा करके मैं फ्रूट्स बांट रहा था। तो एक लेडी अपने एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, और एक गोद में उसने 8-10 महीने का बच्चा पकड़ा था, और कहीं मुझे बैंगलोर जाना है तो आप मुझे 8-10 दिन के फ्रूट्स पैक कर सकते हो? तो मैंने पूछा कि छोटे से बच्चों को लेकर कैसे जाओगे आप? तो कहते नहीं, हम पैदल निकल जाएंगे। तो मैंने बोला कितने लोग आप? कि मैं तो बस हम ही हैं, और मेरे साथ वाले बहुत सारे 250-300 लोग हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, एक फ्लाईओवर के नीचे सब सो रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बस भेजने का, तो आप जाएंगे? तो बोले नहीं, लॉकडाउन में कैसे बस जाएंगे? मैं बोला कि कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ से सीधा वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे गया, तो उन्होंने एकदम मना किया कि सुनो सर ये पॉसिबल नहीं है, कोई लॉकडाउन बंद है। तो मैंने बोला क्यों पॉसिबल नहीं? तो कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी कि अगर आप ये सब ले आए, सबके कोविड टेस्ट करवा लें, सबके कहाँ पे वो रहते हैं, उनके सारे एड्रेसेस जहाँ जाने वाले हैं और जिन स्टेट से गुजरेंगे उन सबकी परमिशन अगर आप मुझे ला देंगे तो हम भेज देंगे। तो मैंने बोला कि कोशिश करता हूँ मैं। फिर मैं 1-2 दिन भागदौड़ लगी, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया। जिन बच्चों के माँ बाप उनका इंतजार कर रहे थे अपने अपने गांव में, उनकी दुआओं ने भी काम किया, और वो मैं परमिशन जब लेकर आया और उन 350 लोगों को 10 बसेस में मैं भेजा, तो सबकी आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि अगर हम सही सलामत घर पहुँच गए तो हम लोग वापस आपसे मिलने जरूर आएंगे। और मैं जब उनको छोड़कर वापस गया तो जैसे अपनी जिंदगी में हर चीज़ हम फिल्म में देखते हैं स्लो मोशन में हो जाती है, मुझे भी अपनी जिंदगी स्लो मोशन में दिखी। और हज़ारों लोग जो चलते जा रहे थे, फ्लाईओवर्स के नीचे बैठे थे, मुझे लगा कि ये तो
पहुंच ही नहीं पाएंगे घर में। और ये तो सिर्फ एक महाराष्ट्र मुंबई एक जगह की बात है, पूरे देश भर में। सो मैंने घर पे आके अपने आप से वादा किया कि जब तक वो लास्ट माइग्रेंट अपने घर नहीं पहुंचेगा मैं बिल्कुल मानेंगे, और उसके बाद वो सफर शुरू हुआ। कैसे ट्रेन शुरू करवा पाए, कैसे पहली फ्लाइट जो हुई थी कोचिंग एर्नाकुलम में से लेके भुवनेश्वर भेजा, तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे हो रहा था। नींद नहीं आती, पूरे कई दिन जागते रहते थे हम। आज भी शूटिंग करके आता हूँ, कई बार 20 घंटे 22 घंटे बाद लगता है थक के थोड़ी देर लेट जाते हैं, लेकिन उस समय कई दिन नींद नहीं आती थी, लेकिन थकावट नहीं होती थी, क्योंकि एक अलग तरह की एनर्जी साथ में चल रही थी, एक अलग दुआएं साथ में चल रही थी, और अपने आप हो रहा था। सो मैंने ये रियलाइज किया कि जिंदगी का मकसद हमें पता ही नहीं रहता हम लोग क्या है। माँ बाप ने बोला डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाते हैं। उन्होंने बोला इंजीनियर बन जाओ, हम इंजीनियर बन जाते हैं। फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बिजनेस में बिठाते हैं, हम लोग और बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, 1 से 4 गाड़ियाँ बना लेते हैं, घड़ी और महंगी ले लेते हैं। तो वो जो कश्मकश है नेक्स्ट करके हम लोग उसमें लगे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जो जीवन है उन गाड़ियों से, उन घड़ियों से कहीं ऊपर है। मैंने करीबन अपनी ज़िंदगी में 100 फिल्में की, और मुझे याद है जब लॉकडाउन हो रहा था तो मैं एक साउथ की फिल्म कर रहा था, बहुत बड़े स्टार मेरे साथ जो शूट कर रहे थे, और मैं हिंदी की भी एक फिल्म कर रहा था, गुजरात की शूटिंग चल रही थी, उसमें बड़ा प्रोडक्शन हाउस बड़ा, और 80% फिल्म के बाद वो शूटिंग के बाद लॉकडाउन हो गया तो फिल्म रुक गई। और जब लॉकडाउन के बाद मैं उस सेट पर पहुंचा तो मुझे अचानक तो सारी दुनिया बड़ी छोटी लगने लगी, और मुझे लगा ये प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, इन डायरेक्टर्स के साथ, इन एक्टर्स के साथ तो पूरी जिंदगी में कोशिश करता रहा उनके साथ काम करना है, और अचानक ये छोटा क्यों सब लगने लगे। वो फिल्म सेट छोटा लगने लगा, वो कैमरा छोटे लगने लगे, वो सब लोग छोटे, एकदम लगा कि यार इतने साल मैंने खराब कर दिया, मैं तो कहीं और कर सकता था। मैंने किस बोलते हैं कृष्णा वाली, किसके पीछे भागता रहा, वो ठीक नहीं था। तो मैंने रियलाइज किया कि जो आम लोगों की दुआएं आपके साथ क्या कर सकते हैं। जब मैं साउथ की फिल्म कर रहा था, जो एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा था, वो करीबन वो भी 70-80% हो गया था, बहुत कमाल का एक्शन था, वो मुझे पटक रहे थे, नीचे फेंक रहे थे एक्टर्स, मैं उनको फेंक रहा था। और जब मैं सेट पे गया, और फिर वैसे ही वो जो वहाँ के स्टार आए, चिरंजीवी सर थे वहाँ, और एक्शन डायरेक्टर आए, उन्होंने कुछ कोरियोग्राफ करना शुरू किया कि ऐसे लात मारेगा, वो मारेगा। तो चिरंजीवी सर आगे बोले मैं इसको लात मार सकता हूँ। उन्होंने बोला सर कैसे, कहते हैं मैं लात मारूंगा तो मेरे फैंस मुझे गाली देंगे, तो चेंज करो सीक्वेंस। तो हमने वो पूरी सीक्वेंस चेंज हुई और वापस किया। तो मैंने बैठे बैठे रियलाइज किया कि आपकी बड़ी से बड़ी परफॉर्मेंस, अगर आप एक्टिंग की परफॉर्मेंस करें, बड़े से बड़ा अवार्ड आपको वो इज्जत नहीं ला सकता जो एक आम इंसान की दुआएं ला सकती है। जब मैं घर पे मैं जहाँ बिल्डिंग में रहता हूँ, कई 100 लोग हर रोज आते हैं, हर संडे को मैं उनसे मिलता हूँ, 4-5 लोग आते हैं, उम्मीद से आते हैं, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे मैं हूँ। आज संडे हाँ जी आज संडे है, तो आज भी मेरे घर पे पहुंचे हुए, मुझे शाम को वीडियो कॉल पर उनको बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, लेकिन वो उम्मीद से यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्रा, तेलंगाना सबसे पहुँचते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि मुझे बीमारी है, एजुकेशन है, वो एक उम्मीद से आते हैं कि अपना बदल जाएगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जिंदगी में 2 सबसे बड़े शब्द हैं, एक है उम्मीद और दूसरा है कोशिश। अगर आप किसी की उम्मीद नहीं बन सकते तो आपका जीवन अधूरा है, अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए कोशिश करते करते फेल हो जाए। अगर आप घर से बाहर निकलते, बिल्डिंग में आपके वॉचमैन खड़ा हुआ आपको सैल्यूट करता है, स्माइल करता है, आप कितना समय देते हैं उसको स्माइल वापस करने के लिए? आप उसके कंधे में हाथ रख के बॉस सब ठीक है, बच्चे वगैरह सब पढ़ाई कर रहे थे, कई अगर फीस की दिक्कत हुई तो मुझे बता देना, मैं कर दूँ। तो जो अचानक वो हेल्प निकलती है, जो प्लान नहीं रहती, वो बड़ी हेल्प होती है। वो प्लीज़ कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। मुझे पता है कि आप लोग सब एनलाइटेड लोग हैं, बहुत खुशियाँ हैं आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बैक स्टेज ले लेते हैं, वो जो हमारी जर्नी होती है। जब मैंने भी शुरू किया तो बड़े लोग बोल रहे थे अरे अचानक कहाँ से आ गया, ये जाएगा पॉलिटिक्स में, ये लोग कुछ ना कुछ इसका मोटिव है उसके पीछे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो आप पर उंगली उठाते हैं, धीरे धीरे आपका वो साथ देना शुरू करते हैं।
मेरे साथ आज भी कितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई बिहार का लेबर जो 200 रुपये जिसको मिलता है दिहाड़ी, कोई उत्तराखंड में रहने वाला, कोई शॉप का काम करने वाला, सब वो लोग जुड़े थे लॉकडाउन में जिनको भेजा पैसे से, और आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो अगर किसी को मेडिकल की दवाइयाँ पहुँचानी हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुँचाने हो, तुरंत पहुँचते। मुझे याद है कि मैं एक बार तेलंगाना में सीएम साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री और अपने लोग बुलाए और उन्होंने बोला कि यार एक वो डाटा लेके आना अपना, तो उनका जो मिनिस्टर था और ब्यूरोक्रेट से डाटा ले गया, कहते हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जब भी कोई ट्वीट करता था और हमारी गवर्नमेंट को टैग करता था और आपको टैग करता था और हमारी गवर्नमेंट वाले बोलते थे फटाफट पहुँचा के सोच पहले ना पहुँचा दें, और हम जब जाते थे तो पहले पहुँच चुका था, आप पहुँचाते कैसे थे, क्या नेटवर्क है आपका? सो मैंने बोला सबसे बड़ा नेटवर्क है वो दुआओं का नेटवर्क है। सो उस नेटवर्क के साथ जुड़ना जरूरी है। जब भी आप मेडिटेशन की बात करते हैं, मैं उसी नेटवर्क की बात करता हूँ जिससे शायद हम लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो उससे जुड़ पाते हैं कि वो खुद के नेटवर्क से। हम लोग भागते रहते हैं बाहर बाहर, हम लोग अपने आप से कितनी लोग बातें करते हैं, हम लोग अपने पड़ोसी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप से कितनी बार बात करते हैं कि यार जिस सफ़र में तो चल रहा है उसमें खुश तो है ना, तो खुद अपने आप पर गर्व तो महसूस करता है ना। सो मुझे लगता है खुद से बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आई थिंक मेडिटेशन के माध्यम से जो विद्या मैम ने बोला वही बोला कि जो M+ और M- होना बड़ा ज़रूरी है, कि मेडिटेशन प्लस हो, मोबाइल माइनस हो, कहीं इसको उल्टा मत कर देना भैया। तो मेडिटेशन पे ही ध्यान दीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा मैं करने का, आपसे कुछ गुरु मंत्र लूँगा। आज शशि ने को मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं वहाँ बैठा था, तो मेडिटेट करा। तो मेरी अभी फिल्म आने वाली है फतेह, मैं उसमें राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। पहली फिल्म ऐसा तो मेरे भी बड़े थॉट्स आ रहे थे कि वो कल टीजर रिलीज होने वाला है, अभी टीजर रिलीज हुआ, कल आना है, वो पहुँचा नहीं पहुँचा। फिर धीरे धीरे वो हर चीज़ स्लो मोशन होनी शुरू की, वो टीजर ने बैक सीट लेना शुरू किया और यहाँ की दुनिया ने फ्रंट सीट लेना शुरू कर। तब आपको महसूस होता है, जब मैं यहाँ से उठ के आया तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था। मैंने बोला कि यार मेडिटेट करवा के ना तो स्लो बोल के बातें क्या करूँगा मैं। तो खैर उससे एक अलग एनर्जी जरूर मिली। मैं आज जो तेज ज्ञान फाउंडेशन का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करा, इस परिवार से इंट्रोड्यूस करा। मैं लिखता हूँ, मेरी मदर प्रोफेसर थी इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर बैकग्राउंड की। हमेशा जब मैं पढ़ाई करता था नागपुर में तो मुझे चिट्ठियाँ लिखा करती थी इंस्पायर करने के लिए, तो पोइट्री में लिखती थी, तो मैं उसका जवाब भी चिट्ठियों में पोइट्री में ही दिया करता था। तो मेरी माँ हमेशा कहा करती थी सोनू तो लिखता बड़ा अच्छा है, तो ये जो लिखने का तेरा जो टैलेंट है उसको बरकरार रखना, कोई भी अच्छी चीज़ मिले तो लिख लिया है, नहीं तो भूल जाएगा। तो मैंने कभी लिखा नहीं, मैंने बोला हाँ मामा लिख लूँगा। फिर मेरी मदद चली गई, मैंने उनकी डायरी खोली, वो आज भी है मेरे पास, आज भी सारी चिट्ठियाँ हैं। जब मैं उसको वापस पढ़ रहा था मैंने रियलाइज़ किया कि यार बहुत हिंदी चले गए, बहुत अच्छे थॉट्स जो मैं कभी लिख ही नहीं पाया वो चले गए, अभी लिखूँगा। मैंने लिखना शुरू किया, जो अच्छा थॉट आता था उसको लिख देता था। आज की जो आप लोगों से सब इंट्रोडक्शन हुई इसको भी ज़्यादा जरूर लिखूँगा मैं। ये भी बढ़िया आपने एक अच्छे मुझे वाइब्स दी। मैंने लिखना शुरू किया, मुझे याद है कि जब फतेह आई तो मैंने कहानी लिखनी शुरू की, उसमें डायलॉग्स लिखने शुरू किए। तो मुझे लगा मैं वो चीज़ें लिखूँ जो आप लोगों को इंस्पायर करें, उनकी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े। तो उसके अंदर एक लाइन थी, नसीरुद्दीन शाह सर है उसके अंदर, मैंने उनको एक लाइन दी थी जो उन्हें बड़ी अच्छी लगी। उसमें था कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है, हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जब कुछ सोचते हैं यार कल कुछ और करते हैं, यार नया कुछ करते हैं, लाइफ बदलता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ, और फिर कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार हो गया बस अभी नहीं करना। तो मुझे लगता है हमें पन्ना पलटना है, बहुत सारे लोगों को इसके साथ जुड़ना है, इस परिवार को और बड़ा करना है। सो
उस सफ़र को जो पिछले 2-2.5 साल से इस फिल्म के दौरान गुजरा, तो मुझे लगा कि हम कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम अपने आप को अपने आप से ही जोड़ नहीं पाते। हमारे पास वाले बोलते हैं यार ये क्या करेगा यार, इसकी हैसियत ही क्या है बॉस, मैं इतना बड़ा हूँ, सामने वाले की क्या हैसियत। तो हैसियत भी हम लोग फिर अपने हैसियत बनाने में लगे रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसमें कई साल निकाल देते हैं। तो मैंने हैसियत एक बड़ी कमाल की लाइन लिखी थी भूपेंद्र भाई, उसमें था कि एक पुलिस वाला मुझे बोलता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, जिसमें मैंने बात लिखा था कि कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसे होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। मैं फिल्म्स करता रहा, मुझे याद है कि बचपन में हम लोग ने सबने बड़ा हुआ है कि आप अगर आप एक हाथ से दें तो ऊपर वाला 10 हाथों से आपको देता है। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन के अंदर मैं लोगों की मदद कर रहा था फ्लाइट के लिए, कुछ तो मेरे पास बहुत बड़ा खजाना था, खत्म होने लगा अचानक, तो मैं और लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, तो मुझे लगा कि ये कैसे जर्नी कैसे चालू होगी। तो मेरा अचानक नींद टूटेगी और फिर सब बोलेगा यार तो करता ही नहीं। विश्वास मानिए दुआओं में इतना असर होता है कि ईश्वर ने इतना कुछ जोड़ना शुरू किया। मुझे याद है कि मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, सबके बड़े बड़े लोग साथ में जुड़े, हमने बोला कि हम कोई भी पढ़ना चाहता है देश के अंदर, कोई भी एजुकेशन के अंदर कुछ करना चाहता है, हम पढ़ाएंगे। किसी का इलाज होना चाहता है, हम आज भी कर रहे हैं। पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि आप जैसे सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप जोड़िए साथ में होते हैं। जब मैं इतने सारे लोग देखता हूँ एक ही छत के नीचे, मैं पढ़ रहा था वहाँ आसमानी शिविर के बारे में कि किस तरह जब सब साथ में लोग आके जुड़ते हैं, किस तरह वो परिवार बड़ा होना शुरू होता है। वो परिवार सिर्फ अपने आप को जानने के लिए बड़ा नहीं होता, एक दूसरे के साथ जुड़कर दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए भी बड़ा होता है। शायद आज हम लोग इसीलिए इस छत के नीचे हैं। मैं जब फिल्में हमने की बड़ी हिट हुई, तो मुझे लगा कि हम लोग फिल्मों से बनाते बहुत हैं, कमाते बहुत हैं, लेकिन लोगों के पास इतना जाता है। हम लोग बड़े बोलते हैं कि 100 करोड़ की कलेक्शन, 500 करोड़ की कलेक्शन, 1000 करोड़ की कलेक्शन। हम लोग बड़े एक दूसरे से फैंस होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं कि तेजस्वी मैम आपका वो हीरो है, उसकी 500 करोड़ की कलेक्शन है, नहीं मेरे वाले की 600 करोड़ की। हम लोग करते हैं। लेकिन जब मैंने फिल्में बनानी शुरू की, मैंने सबसे पहले स्टूडियोज के साथ प्लेज किया कि मेरी फिल्म का एक कलेक्शन जो प्रॉफिट में होगा 100% डोनेशंस के अंदर रहेगा। उसको लगे मैं फिल्म नहीं देखने जा रहा, मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो तभी पॉसिबल होता है जब कहीं ना कहीं ऊपर से आवाज़ आती है। और जब मैं आज इस मंच पर मैं सरशील जी को सुनता हूँ, तो मुझे उनकी बातों के अंदर वो एक टीचर दिखाई देता है जो इतने लोगों को गाइड कर रहा है। आप बहुत सक्षम लोग हैं, आप बहुत अचीवर्स हैं, लेकिन आज आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं आपको वो रे ऑफ होप दिखा, आपको वो दिखा कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा गुरु, एक ऐसी लाइट जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। आज मैं भी उसी लाइट का हिस्सा बना, बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज जब 25 साल बीतते हैं इस आपके मिशन के अंदर, मैं उसका हिस्सा बन पाया। सरश्री जी का बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पे हमारे बच्चे, हम लोग, मैंने जैसे बोला कि स्क्रॉल करते रहते हैं, उन ज़िंदगियों को देखना चाहते हैं जो हमारे से किसी तरीके से नहीं जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं अपनों से दूर होने शुरू हो जाते हैं, खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं। मैं भी हर रोज़ कोशिश करता हूँ, मुझे पता है आप लोग भी हर रोज़ कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैसेज देते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हम लोग अचीव कर पाएँ। हम लोग कई बार बहुत हमारे पड़ोसी लोग ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, हमें समय लगता है, हमें लगता है कि मैं तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड था, मैं भी नहीं हो पाया। तो मैं आप सबसे जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब खड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बना।
सो आप सब लोग खुश हैं। मैं मैंने सबको एड्रेस करते कुछ भूल तो नहीं गया, लेकिन आपकी मेडिटेशन में मुझे किसी और दुनिया में ले गए तो माफी दीजिएगा अगर कुछ भूल गया। भाई आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक सच्चाई की अलग आवाज़ होती है। प्रसाद भाई से जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैं आश्रम में घुस रहा था और मैं फोटोग्राफ वगैरह खींच रहा था, तो अचानक हर जगह से आवाज़ आ रही थी कि आइए सुनील जी आ गए, मिलते हैं इनसे। तो मैं देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैं फोटोग्राफ भी खिंचवा रहा था, पर मेरा ध्यान इधर से था कि आवाज़ ऊपर से कहाँ से आ रही है। तो अचानक उसी भीड़ के अंदर साहब भाई खड़े देखे माइक के अंदर धीरे बात करते, मैं कैसे आप भगवान का रूप ले ली हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ से गेट से जो सफर इस मंच तक शुरुआत तक हुआ, यकीन मानिए हर चेहरे में एक नूर था, सच्चाई थी। और आप सबको दिल से बधाई कि आप अपने आप को जानने के लिए कदम उठा रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने जो उनका प्रोफेशन है, चाहे बिजनेसमैन है, टीचर है, डॉक्टर्स हैं, जो भी काम करते हैं और जिस भी स्तर का करते हैं, मैं आप सबसे इस मंच में वादा करता हूँ कि मैं सोनू सूद, मेरी फाउंडेशन सूद चैरिटी फाउंडेशन आपके साथ, आपके पीछे, आपका हाथ थाम कर आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार है। कभी भी किसी भी चीज में आपको लगे कि हम लोग मिलकर कुछ बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो आप प्लीज मुझे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। तेजिया मैम यहाँ पे है, वो जरूर हमें मिलवाएगी। और अगर आज हम सब मिलकर आने वाले समय में एक जीवन भी बचा पाए, कुछ भी बदलाव ला पाए, मुझे लगता है यहाँ पर आज हमारा खड़ा होना जो है वो सफल होगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।